हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल गारंटी के बारे में। फाइनेंशियल गारंटी एक ऐसा टॉपिक है जो इंड एएस ट्रांजिशन में जिसकी अकाउंटिंग एकदम ही बदल दी गई। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करती थी तो फाइनेंशियल गारंटी को मात्र एक कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन इंड एएस के आने के बाद ट्रांजिशन इंड एएस के बाद फाइनेंशियल गारंटी को देखा गया कि फाइनेंशियल गारंटी देना इसका मतलब है एक लायबिलिटी को स्वीकारना। एंड इसको भी अपनी बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी की तरह दिखाना चाहिए, तभी ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है बैलेंस शीट की सामने आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग की गई, कैसे वो अकाउंटिंग क्या क्या उस अकाउंटिंग के इम्पैक्ट हैं। तो फाइनेंशियल गारंटी बेसिकली फाइनेंशियल गारंटी तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। नंबर एक जिसने गारंटी दी, नंबर दो जिसको दी, नंबर तीन जिसके लिए दी। तो अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल गारंटी की, तो फाइनेंशियल गारंटी में तीन पार्टीज मैंने आपको बताया इन्वॉल्व होती हैं। नंबर एक, इशूअर ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। ये कौन बंदा होता है? ये होता है जिसने जिसने फाइनेंशियल गारंटी दी है। नंबर दो, होल्डर ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। होल्डर कौन हो गया? जिसको फाइनेंशियल गारंटी दी है। नंबर तीन, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन हो गया? जिसके लिए फाइनेंशियल गारंटी दी। तो बेसिकली ये तीन पार्टीज जो हैं इन्वॉल्व होकर चलती हैं फाइनेंशियल गारंटी में। उदाहरण के तौर पे लेट्स से ए ने बी है और एक सी है। सी ने बी को लोन दिया फॉर ₹10 लाख, लेकिन सी को डर था कि कहीं बी का धंधा ना चौपट हो जाए, बी को कुछ हो ना जाए और मेरा पैसा ना डूब जाए। तो ए पिक्चर में आया और ए ने सी को गारंटी दी। ए ने सी को गारंटी दी कि अगर बी डिफॉल्ट करता है, अगर बी डिफॉल्ट करेगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा लॉस के, या फिर 10 लाख रुपए, जो भी उनके एग्रीमेंट में तय हुआ। तो ए, हमारे इस एग्जांपल में ए कौन हो गया? ए हो गया इशूअर ऑफ गारंटी, जिसने गारंटी दी। बी कौन हो गया? बेनिफिशियर ऑफ गारंटी, जिसके लिए गारंटी दी। सी कौन हो गया? होल्डर ऑफ गारंटी, जिसको गारंटी। अगर मैं फाइनेंशियल इन डेज की बात करूं, तो जो मेरा इन डेज है वो कहता है होल्डर पे तो इन डेज 104 लगेगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके लिए एक इंश्योरेंस है। बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी के लिए कोई भी इंडेक्स अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब नहीं करता, ये ग्लोबल प्रैक्टिस है। बेसिकली जब एक मुद्दा आईटीएफसी में गया जिसमें कहा गया कि जिसके लिए हमने गारंटी दी है पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी के रिलेशन में, तो उन दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग करने का कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि कंसोल लेवल पे वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो आईटीएफसी से कहा गया कि आप इस फाइनेंशियल गारंटी के अकाउंटिंग को वैसा ही कर दीजिए जैसा पहले था, चाहे मैंडेटरी ना रखिए, ऑप्शनल रख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो इशूअर है उसने गारंटी एक्सेप्ट करी है, उसकी बुक्स में लाइबिलिटी है, उसकी बुक्स में लाइबिलिटी है, वहां पे तो मैंडेटरी रहेगा, लेकिन जो बेनिफिशियरी है उसकी बुक्स में ऑप्शनल रहेगा। कि वो अकाउंटिंग चाहे तो वो कर सकता है, अगर वो अकाउंटिंग चाहे तो वो नहीं कर सकता। ये उसके अकाउंटिंग पॉलिसी की चॉइस है। अब अगर मैं बात करूँ रिकॉग्निशन ऑफ गारंटी की, तो जैसा कि अगर अब मैं यहाँ पे बात करूंगा ईश्वर के पार्ट पे, ईश्वर के पार्ट पे हम सारी बातें करके चलेंगे। अगर मैं बात रिकॉग्निशन की, तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हमारा स्टैंडर्ड है वो सिंपल एक बात कहता है कि इनिशियल रिकॉग्निशन तो हर एक चीज का फेयर वैल्यू पे होगा। फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी जनरली क्या होती है? जो प्रीमियम रिसीव्ड होता है एट द टाइम ऑफ गारंटी गिवन, वही फेयर वैल्यू होती है। रीजन भी कि
अगर अनरिलेटेड पार्टी है जो उन्होंने फेयर वैल्यू निकाली होगी, आईपीएमजी ने जो मेथड फेयर वैल्यू निकालने के, उसमें वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ग्लोबल प्रैक्टिस फॉर कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू वो क्या है, वेटेड एवरेज लेते हैं। वेटेड एवरेज लेते हैं प्रोबेबिलिटी का और उसकी कैश फ्लो का, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। तो ये जो अमाउंट निकल कर आता है ये फेयर वैल्यू अमाउंट होता है, यानी कि आने वाले फ्यूचर कैश फ्लो से कितने चांसेस हैं कि वो डिफॉल्ट हो जाएंगे, यानी कि हमें कितना रुपया आगे देना पड़ सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बेसिस पे फेयर वैल्यू निकाली जाती है और फिर वो फेयर वैल्यू ही उस गारंटी का उस टाइम पे प्रीमियम दिया जाता है। तो इसलिए प्रीमियम ही फेयर वैल्यू होता है इन केस ऑफ अनरिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज के केस में ये अमाउंट डिफर कर सकता है। अगर मैं अनरिलेटेड पार्टी की बात करूँ तो उसमें प्रीमियम आएगा यहाँ पे, जब ए सी को गारंटी दे रहा है तो ए डेफिनेटली बी से कुछ चार्ज करेगा सी को गारंटी देने के लिए। तो ए क्या कहेगा, ए कहेगा बी को, ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ए की बुक्स में और ये बी की बुक्स में, ए की बुक्स में आएगी बी डेबिट, बी लिमिटेड डेबिट अगर पार्टीज अनरिलेटेड है टू फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी, किस अमाउंट से होगी, ये फेयर वैल्यू से होगी। ये कहेगा इतना पैसा बी से लेना है, और यही पैसा जो फेयर वैल्यू होगा ये प्रीमियम होगा। इसमें अगली एंट्री, जब ए बी से पैसा रिकवर कर देगा तो बी लिमिटेड डेबिट बीइंग प्रीमियम रिसीव्ड। लेकिन अब जो ये फाइनेंशियल गारंटी इसने रिकॉग्नाइज कर दी, इनिशियली जो इसने रिकॉग्नाइज कर दी, उसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग कैसे होगी। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड कहता है कि या आप अभी जो फाइनेंशियल गारंटी है कहीं ना कहीं आप ये देखो, ए जो है एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करता जा रहा है। जैसे जैसे उस फाइनेंशियल गारंटी का वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे ए के माथे से पसीना छूटता का कम होता जा रहा है कि अब मुझे अब कम समय रह गया है, तो शायद मुझे अब बी के चांसेस कम है कि वो पैसा डिफॉल्ट करते हो मुझे पैसा देना पड़ जाए। तो हेंस उसके पास चांसेस क्योंकि लो हो जाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे इंड एस 115 का भी इसलिए रोल आ जाता है। तो जैसे ये सेटिस्फाइड ओवर टाइम, तो जो फाइनेंशियल गारंटी की लाइबिलिटी है इसको इनकम बना देते हैं एट जितने भी पीरियड है, पीरियड ऑफ गारंटी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मान लो किसी एक पीरियड में मैंने 2 लाख रुपए की गारंटी बिगिनिंग में दी थी, 4 साल का उसका पीरियड था, मैंने 2 लाख रुपए की गारंटी बिगनिंग में दी। इस डेट पे आके उसकी वैल्यू फेयर वैल्यू रहेगी 20,000, और 2 लाख में से क्योंकि एज पर इंड 115 50,000 में पीएनएल में ले गया तो 1.5 लाख रुपए मेरा यहाँ रह गया क्यूमुलेटिव चेंजेस के बाद इंड एस के बाद। ये 20,000 क्या है, 20,000 इज इम्पेयरमेंट प्रोविजन से निकलता है ये नंबर ऑफ 109। ये वैसे ही निकलता है जैसे मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन में फेयर वैल्यू निकाली होगी। उसमें इम्पेयरमेंट प्रोविजन में यही कहा गया है कि आप चेंज इन रिस्क फैक्टर्स देखोगे कि बी के कितने चांसेस हैं कि वो डिफॉल्ट कर देगा। अब ये जो 20,000 रुपया है जो कि इतने चांसेस लगते हैं कि हाँ मेरे को पैसा दे, 20,000 रुपए तक जो पैसा हो सकता है इस गारंटी की वजह से देना पड़ जाए। लेकिन अभी भी जो मेरी इनिशियल रिकॉग्निशन है उसकी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होने के बाद 3 सालों का जो रह गया है वो 1.5 लाख रुपए बचता है। तो स्टैंडर्ड कहता है विच एवरेज हायर आपको दिखा करके चलना है। तो आप अपनी बुक्स में कितनी लाइबिलिटी दिखा करके चलोगे, आप अपनी बुक्स में 1.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी दिखा करके चलोगे। अब अगले पीरियड में मान लो 1.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी, अब ये 1 लाख रह जाएगी। लेकिन समहाउ भी कई मेजर कस्टमर्स चले गए, भी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया किसी एक्स रीजन की वजह से, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ के 1,60,000 हो गई। तो मेरी फैक्टर्स थे वो चेंज हो गए, तो हेंस अब चांसेस आर हायर कि मुझे पैसा देना पड़ जाए। लेकिन मेरी बुक्स में अभी कितनी आ रही है तो मैं कितनी रिकॉग्नाइज करूंगा, विच इज हायर 1,60,000। तो अब मेरी बुक्स में आ रही है 1.5 लाख, मुझे लेके जानी है 1,60,000। तो ये 10,000 का जो डिफरेंस है, 10,000 का जो डिफरेंस है जो मैं टू फाइनेंशियल गारंटी करूंगा,
को मैं अपने उस साल के खर्चे में ले जाऊंगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी मैं करके चलूंगा। तो ये है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या है कि इंड एस 115 का क्यूमुलेटिव अमोर्टाइजेशन एंड इनिशियल रिकॉग्निशन का डिफरेंस एंड जो इम्पेयरमेंट प्रोविजन कुछ भी नहीं, इम्पेयरमेंट प्रोविजन इज समथिंग कि फेयर वैल्यू क्या है एज ऑन डेट विच एवर इज हायर, आप वो रिकॉग्नाइज करके चलोगे। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी के लिए मैंने आपको बताया जो बेनिफिशियर ऑफ गारंटी है उसके केस में उसको कोई अकाउंटिंग की फॉर फाइनेंशियल गारंटी जरूरत नहीं है। बी सिंपली बैंक को डेबिट करेगा जितने का उसका लोन अमाउंट होगा, लेट्स से 10 लाख रुपीस टू लोन। अब जब वो इस लोन की अकाउंटिंग करेगा उसके लिए लायबिलिटी है अमोर्टाइज कॉस्ट पे। तो क्योंकि ये गारंटी जो है, इस गारंटी की वजह से इस लोन की फेयर वैल्यू 10 लाख रुपए नहीं है। तो लेट्स से अगर वो कहता है कि भाई 10 लाख रुपए का लोन है, अगर मैं बी को जनरली देता तो मैं 10.5% पे देता, सी कहता है। लेकिन अगर ए गारंटी दे देगा तब तो मैं लोन दे दूंगा, अदरवाइज और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% कर दूंगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो फेयर वैल्यू निकलेगी वो 10.5 के हिसाब से निकलेगी। तो लेट्स से जो 10.5 के हिसाब से फेयर वैल्यू निकली वो मेरी निकली 9.8 लाख, और जो मेरा पेबल आएगा ए लिमिटेड को वो आ गया 0.2 लाख। ये यही होगा प्रीमियम अमाउंट, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी। ये यहाँ पे भी यही आएगा और यहाँ पे भी, क्योंकि जो गारंटी की वजह से डिफरेंस आया है इसका इसका जो गारंटी की वजह से 2 लाख, वो 2 लाख रुपए ही है, वो फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी ही है, रेट डिफरेंशियल जो हुआ है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया है। तो ए, फिर उसके बाद बी क्या एंट्री करके चलेगा, ए लिमिटेड डेबिट टू बैंक 0.2 लाख। तभी तो ये पेमेंट कर देगा और ये पेमेंट यहाँ पे रिसीव कर देगा। अगर ऐसा होता कि सी कह देगा कि मैं तुम्हें लोन ही ना देता और क्या कहते हैं, अगर ए कहेगा मैं तो ही तुम्हें लोन देता, तब हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या कहते हैं, तो हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोवेस्ट जो क्रेडिट रेटिंग होती है डेट इंस्ट्रूमेंट की, हम वो कंसिडर करके इसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं और वही वैल्यू फाइनेंशियल गारंटी की भी निकल कर मेरे पास में आ जाती है। अब ये होती है फाइनेंशियल गारंटी की रिकॉग्निशन। अगर पार्टीज, अभी हमने ये देखा अगर पार्टीज अनरिलेटेड है तो हम ऐसे करके ट्रीट करके चलते हैं। यदि पार्टीज रिलेटेड हो जाती हैं, अगर पार्टीज रिलेटेड हो जाती हैं तो हम किस तरीके से करके चलेंगे। रिलेटेड पार्टी में क्या चीज का डिफरेंस आएगा, रिलेटेड पार्टी में एक तो प्रीमियम का लेन देन नहीं होता। ये जो मैंने प्रीमियम वाली एंट्री डाली, ये वाली एंट्री रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगी। भैया रिश्तेदार होके भी अगर आप पैसे लोगे गारंटी देने के तो फिर क्या ही फायदा। तो जो ए सी को गारंटी दे रहा है इसके दो ही रीजन होंगे बी के लिए, या तो ए बी का रिश्तेदार है, रिलेटेड है, या फिर ए का बिजनेस ही है। बिजनेस जैसे कि बैंक्स का बिजनेस होता है और काफी सारे एनबीएफसीज का बिजनेस होता है गारंटी देने का। तो ए के दो ही रीजन हो सकते हैं। नंबर एक हमने देख लिया नॉन रिलेटेड, यानी कि उसका बिजनेस है तो उसके में वो प्रीमियम चार्ज करेगा। अगर वो रिलेटेड है तो वो क्या करेगा, तो वो उस गारंटी की जब फेयर वैल्यू निकालेगा तो वो बी को डेबिट तो कर नहीं सकता क्योंकि पैसे लेने नहीं है। तो अंडरलाइंग एसेट क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को वो डेबिट कर देगा। लेट्स से ए होल्डिंग कंपनी है तो वो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देगा और फाइनेंशियल गारंटी की लायबिलिटी को क्रेडिट कर देगा, और ये सेम सब्सिक्वेंट जो ट्रीटमेंट है वो सेम रहेगी। यही बी लिमिटेड की अकाउंटिंग करेगा, बी लिमिटेड के लिए भी वही अकाउंटिंग जो सेम अकाउंटिंग रही है। वो गारंटी को रिकॉग्नाइज तो नहीं करेगा क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर वो लोन को रिकॉग्नाइज करेगा अमोर्टाइज कॉस्ट पे तो उसका जो ये क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा उस केस में वो इसको कैसे अकाउंट फॉर करके चलेगा। वो अब ए लिमिटेड को क्रेडिट तो कर नहीं सकता तो बैंक 10 लाख से कर देगा, टू लोन 9.8 लाख, और टू यहाँ पे करेगा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट 0.2 लाख। ये गारंटी की अकाउंटिंग नहीं है, ये अकाउंटिंग ऐसी इसलिए हो रही है बिकॉज अमोर्टाइज कोस्ट
लेवल 2 पे हमने उसको रिकॉग्नाइज करा है, इसलिए ही हम एक अंडरलाइंग एसेट या फिर लायबिलिटी को क्रिएट करके चल रहे हैं। ये है गारंटी की इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन कि हम किस तरीके से करते हैं। एंड एज फार एज फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी इज कंसर्न कि हम फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जब आईटीएफजी जहां से आईएफआरएस आईएएस निकल कर आए हैं, स्टैंडर्ड्स की मैं बात करता हूँ, उन्होंने 3 मेथड प्रिस्क्राइब करे। नंबर 1 कि आप जो मैंने आपको बताया वेटेड एवरेज इनटू प्रेजेंट वैल्यू करके आप कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू करके प्रोबेबिलिटी वेटेड, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वेटेड कैश फ्लो, आप करके उसकी फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। नंबर 2 आप रेट डिफरेंशियल लेके भी निकाल सकते हो, जैसे हमने अपने एग्जांपल में देखा 10% वर्सेस 10.5%, आप ये भी निकाल सकते हो। नंबर 3 उसने कहा कि अनरिलेटेड पार्टीज क्या चार्ज कर रही हैं, अनरिलेटेड पार्टीज क्या चार्ज कर रही हैं, आप इसको भी बेसिस ले सकते हो। लेकिन इंडस्ट्री ये वाला मेथड सबसे ज्यादा फॉलो करके चलती है। तो ये है दोस्तों गारंटी की अकाउंटिंग। अगर आप इस गारंटी की अकाउंटिंग पे और इन डेप्थ वीडियोस चाहते हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स चाहते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट मैं आपके लिए वो कंटेंट लेकर आ सकूं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप अपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इस वीडियोस के दौरान शेयर करें, कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।